सामाजिक आंदोलन के अध्ययन करने के भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे उदारवादी, गांधीवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में क्या है। प्रस्तावना के रूप में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी तथ्य हो किसी भी संदर्भ में, उनके संग्रह, विन्यास, वर्गीकरण, व्याख्या की आवश्यकता होती है। इसी तथ्य में के संग्रह में, विन्यास में, वर्गीकरण में और विश्लेषण में भिन्न भिन्न व्यक्ति एक प्रकार के ही तथ्यों को एकत्र करता है, तो भी भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने प्रेक्षक के रूप में उस घटना का भिन्न भिन्न अर्थ प्रस्तुत करते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, भिन्न भिन्न निष्कर्ष पर वे आते हैं। सामाजिक तथ्य और प्रक्रिया पर भी विचार करने का कोई एक तरीका सर्वमान्य नहीं हो सकता। दो या अधिक अभिन्न आंदोलन के रेखा चित्र की बात हो या अन्य दृष्टिकोण, तो उसे प्रस्तुत करने का तरीका जाहिर है अलग अलग होगा। एक ही बात दो व्यक्ति देखता है, या इसे इस तरह अगर समझें कि सैद्धांतिक पहलू के दृष्टिकोण से देखें तो सैद्धांतिक पहलू के चयन, विन्यास, वर्गीकरण, व्याख्या मार्गदर्शित होता है। वहीं कोई भी दृष्टिकोण व्यक्ति यदि योजनाबद्ध बना के देखता है, उसके तथ्य को देखता है और उसको उसकी प्रक्रिया को भली भांति समझता है, उस पर समय देता है, तो उनका दृष्टिकोण और बेहतर होगा। वे तथ्य को समझेंगे। लेकिन वहीं अगर हम किसी घटना को देखते हैं, अकस्मात रूप से देखते हैं, अनियमित रूप से देखते हैं, जैसे तैसे देखते हैं, अचानक देखते हैं, तो उनके सामाजिक आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण अलग होगा। कहने का तात्पर्य है कि आनुभाविक प्रक्रिया किसी एक दृष्टिकोण में सही बैठने हेतु उपयुक्त नहीं होती है और सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया आसान नहीं होती है, यह जटिल होती है, क्योंकि तर्क करने का व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी दृष्टिकोण हो वह अपने आप में मान्य, सर्वमान्य नहीं हो सकता, विशुद्ध नहीं हो सकता। एक ही सैद्धांतिक भिन्न भिन्न दृष्टिकोण का बात को तो छोड़ दे, अगर एक ही सैद्धांतिक पहलू की बात हो तो भी भिन्न भिन्न अनुयायियों के बीच विभिन्नताएं व्याप्त होती है। इसी में जैसे हम कह सकते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण है तो उसके मतावलंबियों में भी जो है मत विभिन्नता देखी जाती है। मार्क्सवादी पहलू भी है तो उसके दृष्टिकोण विशेष के मार्गदर्शक की भिन्न भिन्न मान्यताएं होती है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो जाती है। सभी हर कोई एक ही बिंदु पर नहीं पहुंच पाते हैं। सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण सबसे पहले तो यह समझ लें कि यह क्रांतिकारी होता है और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के स्वभाव में होता है। और क्रांतिकारी होने के साथ साथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मान्यता होती है कि सामाजिक आंदोलन की मूल वजह संघर्ष है और यह संघर्ष समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति सत्ता के बीच और काम करने के ढंग को लेकर आपस में संघर्ष होता है, समुदाय में संघर्ष होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संघर्ष होता है, निर्जातीय स्वरूप में संघर्ष होता है, धार्मिक आधार पर संघर्ष होता है, क्षेत्रीय आधार पर संघर्ष होता है। संघर्ष ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मूल में है। वहीं भौतिक हित और दूसरे के प्रभुत्व को लेकर भी संघर्ष होते हैं। संघर्ष
और क्रांतिकारी भावना, ये दो चीज मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यह अलग बात है कि विभिन्न समाजों में संघर्ष की प्रकृति भिन्न भिन्न रूप में दिखती है और इस संघर्ष का समाधान संवैधानिक तरीके से नहीं किया जा सकता है, समझौता से, वार्ता से संघर्ष का समाधान नहीं किया जा सकता है। और यह संघर्ष वर्ग संघर्ष का रूप लेती है। आर्थिक विवाद, आर्थिक जड़, आर्थिक भावना इसके मूल में है और सबों के मूल में यह आर्थिक संघर्ष है। वर्ग संघर्ष की सामाजिक रचना, सामाजिक संरचना आर्थिक संरचना के रूप में है और यह संघर्ष समाज की जो हमें दिखती है, यह आर्थिक संरचना के साथ साथ उत्पादन में, वितरण व्यवस्था को लेकर इन सब संदर्भ में संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित होती है। जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जो संपन्न होते हैं, सामाजिक व्यवस्था में प्रभुत्व स्थापित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पे अपनी सत्ता स्थापित रखते हैं, वे समाज में प्रभावी होते हैं। और वहीं एक दूसरा वर्ग है जो विपन्न होते हैं, जो शोषित होते हैं। वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी सभी उनके विचार से सहमत हो, ऐसी बात नहीं है। रॉल्फ मिलीबांड विद्वान है, समाजशास्त्री, उनकी नजर में देखें तो वर्ग प्रभुत्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक अथवा विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि वह ऐसा हो सकता है। आगे देखें तो वे हमेशा ही सशक्त और व्यापक, मिलीबांड का कहना है, रॉल्फ मिलीबांड का, कि वे हमेशा सशक्त और व्यापक राजनीतिक अंश रखेगा, न कि किंचित मात्र। और क्योंकि कानून एक सुस्पष्ट रूप है, सबों के लिए सर्वमान्य रूप से दिखती है और यह प्रभुत्व के सभी रूपों का अनुमोदन और वैधता प्रदान किए जाने की राजनीति धरती है। और अगर देखें तो राजनीति उसका अनुमोदन करती है, जो कि अनुमति प्राप्त है, संस्थागत है, संवैधानिक है। इसी कारण उत्पादन संबंध के भीतर और बाहर भिन्न भिन्न संघर्षरत वर्गों के सदस्यों के बीच संबंधों की अनुमति देती है। मार्क्स की बात देखें तो वे कहते हैं ऐसे लोगों का समाज में समूह होता है जिनकी उत्पादन प्रणाली के आधार पर समान परिस्थिति होती है। वे एक होते हैं, वे राजनीतिक शक्ति संरचना के साथ साझा रूप से जुड़े होते हैं और एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। वहीं उसके विपरीत जो दूसरा वर्ग होता है, उसके वर्ग सदस्यों में वर्ग चेतना और वर्ग एकता उत्पन्न होती है। यह इसलिए कि समाज दो वर्गों में, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में विभाजित है। वर्ग निर्माण के लिए मार्क्स ने वर्ग चेतना और वर्ग संगठन जैसे बातों की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि सभी वर्गों की समान विशेषताएं व्यक्ति का एक समूह मात्र नहीं है, अपितु यह वर्ग चेतना की बात होती है। और यह वर्ग चेतना सर्वहारा में जगती है। वे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन पर वे नियंत्रण रखते हैं, वहीं वे क्या करते हैं, जो उत्पादन करता होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनसे वे अधिशेष हड़प लेते हैं और समाज पर नियंत्रण बढ़ाते हैं, अस्थायी बनाते हैं। पूर्व में सामंती व्यवस्था की बात थी। सामंती व्यवस्था में सामंत लोग श्रेष्ठता का दावा करते थे, हड़प कर लोगों का, शोषितों का, वंचित का। और पूंजीवादी व्यवस्था में औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग की रूप में वे तब्दील हो जाते हैं। धनी और श्रमिक वर्गों के बीच प्रतिरोधी हित उस वर्ग पर आधारित समाज में अंतर्निहित होते हैं, जो विवादों को जन्म देते हैं। मार्क्सवादी भावना
समाज को जिम्मेवार ठहराते हैं। ये समाज की उपज होती है कि वे दो वर्गों में तब्दील हो जाती है, दो वर्गों में दिखती है, एक शोषक, दूसरा शोषित। और इसके लिए पूर्ववर्ती व्यवस्था में, पहले की व्यवस्था में क्या किया गया, तो आधिपत्य जमाने के लिए उन लोगों ने शोषित वर्गों पर अंकुश कसने के लिए राज्य का इजाद किया, राज्य का और राज्य के साथ साथ अन्य संस्थाओं का। इसके लिए वे तरह तरह के हथियार इस्तेमाल किए, जैसे धर्म का, संस्कृति, शिक्षा, जनसंचार, इन सबों का दमनकारी प्रभाव के बल के प्रयोग उन्होंने किया वंचित पर। वहीं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आने के बाद वे कहते हैं परवर्ती जन, बाद के लोग प्रतिरोध करते हैं, वे अब चुप नहीं रहते हैं। धर्म के आधार पर उनका शोषण नहीं किया जा सकता। वे आंख मूंद कर उन पर बात नहीं मानते हैं, प्रतिरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और धनी वर्ग के खिलाफ संगठित होकर सामूहिक कार्रवाई की भी बात होती है। और यही कारण होता है कि वे सत्ता में प्रभावी वर्गों को उखाड़ फेंक कर क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन लाने की बात करते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को हटा देना है, और जब ये हटेगी तो सत्ता से वे बेदखल होंगे, तो स्वाभाविक है कि क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी। और वर्ग संघर्ष ही यहां पर प्रतिरोध के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है, और जो सामूहिक कार्रवाई सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। सामाजिक संघर्ष के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करते समय आप यह भी समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी के अनुसार परस्पर विरोधी आर्थिक हित समाज में संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अनेक मार्क्सवादी विद्वान निर्जातीय, धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक कार्यों पर भी ध्यान देने लगे हैं। वे सिर्फ आर्थिक रूप पर ही, आर्थिक कारक पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ ने तो शोषित वर्गों की चेतना के स्वरूप का भी विश्लेषण शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी विद्वानों के अनुसार एक ही वर्ग के सदस्य अन्य वर्गों की तुलना में न सिर्फ साझा हित रखते हैं, बल्कि समाज में अपनी स्थिति के संबंध में एक आम चेतना भी सीखते हैं कि उनके हित एक जैसे हैं, और यह बात शासक वर्ग और राज्य के विरुद्ध उनकी सामूहिक कार्रवाई में मदद करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो वंचित हैं उन्हें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, और इस तरह सामूहिक रूप से लगता है कि उनके हित तो एक ऐसे हैं और वे शोषित हो रहे हैं, वे शिकार हो रहे हैं। तो वहां पर वह एक सामान्य रूप से लोगों में जनचेतना जगती है और सामूहिक कार्रवाई के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि सामाजिक आंदोलन बनती है। वहीं यह भी समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी एक ही बिंदु पर सभी लोगों की एक ही राय नहीं है। विश्लेषण के क्रम में आप यह समझ सकते हैं कि पूंजीवादी राज्य में संसदीय, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि पूंजीवादी राज्य जो होते हैं वह संसदीय लोकतंत्र के रूप में जो संपन्न लोग होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। और जब उनके हितों की रक्षा करते हैं तो जाहिर है यहां पर श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, और यह राज्य के माध्यम से, संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से वह आसानी से वह शोषण कर लेता है। यहां पर दो तरह की बातें आती है, संपन्न की और विपन्न की। संपन्न हैव और विपन्न हैव नॉट। जिसके पास बहुत है वो संपन्न है, हैव है, हैव्स, और जो नहीं है वो हैव नॉट। यहां पर दोनों के बीच जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, उनके पास जो विवाद है, जो संघर्ष है, उसका
समाधान सांस्थानिक रूप से यानी कि संवैधानिक रूप से यह नहीं किया जा सकता है। कालांतर में 60 के दशक के बाद के विचार को देखें तो वहां पर AR देसाई ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो अल्प लाभान्वित है, जो कि कम उनके जो है शिकार हो रहे हैं, मुझसे कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था के, उन नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार की अवहेलना हो रही है, लगातार अवहेलना हो रही है। विपन्न के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, उनको सुरक्षित संरक्षित नहीं किया जा रहा है। यह 60 के दशक में ही यह विचार आया था, वर्तमान की यह विचार नहीं है। यहां पर उनका मानना है कि राज्य बहुसंख्यक शोषित वर्ग और विशाल जनसंख्या के मानवाधिकार की रक्षा करने में वो समर्थ रहा है। और ग्रामीण इलाकों की देखें तो जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया गया, जो इस पर निर्भर थे, जो इनसे आजीविका चलाते थे, जो प्रकृति की रक्षा करते थे। और इसका शोषण पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा हुआ है, संपन्नशाली व्यवस्था द्वारा हुआ है, प्रभावशाली व्यवस्था द्वारा हुआ है। और ऐसे प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध जन विरुद्ध कदम की बात करते हैं। संगठित एवं असंगठित संघर्ष के माध्यम से गरीब अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं। सामाजिक आंदोलन का यह स्वरूप मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहलाता है। वहीं देसाई कहते हैं संसदीय स्वरूप वाली सरकार एक राजनीतिक युक्ति जैसी होती है और यह तो लोकतांत्रिक अधिकारों को विस्तार प्रदान करने में नाकाफी सिद्ध हुए हैं। यह एक खोखली चरित्र जैसी साबित हुई है। इसमें पूंजीधारक सत्ता ही इस प्रक्रिया में भाग लेती है और आम लोगों के अवसरों को बाधित करती है या उसे कम करती है। वे अपने आप को एक तरह से तानाशाही में तब्दील कर देते हैं, बड़ी मछली के रूप में सभी छोटी मछली को निगल जाते हैं। और कुछ तो अपने लोकतांत्रिक आडंबर का दिखावा करते हैं और इसके आड़ में खुले निरंकुश साधनों का प्रयोग करती हैं। और यही कारण है कि जन विरोध समाप्त नहीं हो पाता है। जन विरोध तो तब तक जारी रहेंगे जब तक लोग उन देशों में पूंजी के शासन को समाप्त न कर दे जहां यह अभी तक कायम है। पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था की समाप्ति की बात ये जन करते हैं। वे नौकरशाही वाली राजनीतिक शासन प्रणाली के खिलाफ भी बात करते हैं कि जहां पूंजी का शासन समाप्त हो गया है, एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण हो गया है, राजनीतिक चेतना लोकतांत्रिक पद्धति के साथ साथ नौकरशाही के साथ काम कर रही है। यहां पर स्टालिन नौकरशाही आतंकवादी राजनीतिक शासन प्रणालियों ने जन्म दिया है। वहां पर क्या हुआ? लोगों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन वे कहते हैं तब तक जारी रहेंगे जब तक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, बहुत के लिए राजनीतिक संस्थागत रूप खोज नहीं लिए जाते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को देखें तो यह जो सामाजिक आंदोलन होता है, यह सिर्फ विरोध नहीं होता, यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, यह अपनी शिकायतों की बात रखनी नहीं होती है, बल्कि इनसे कहीं अधिक होते हैं। शोषित वर्ग का उद्देश्य यह नहीं होता है कि संस्था सुधर जाए, बल्कि होता यह है कि ये अपने अधिकारों की बात करते हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इनको संस्थागत रूप से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना अधिक वेतन चाहिए, कार्य सुचारू चाहिए रूप से होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं कि प्रबंधन में सुरक्षा मिले, श्रमिकों के बीच भाईचारा बढ़ाने की बात होती है। और इन सबों की बात जब होती है तो बात अंततः राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच जाती है, जहां राजनीतिक व्यवस्था के अंत की बात होती है। यह संघर्ष उत्पादन संबंध में, उत्पादन के साधनों में जब वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं
तो जो प्रभावी राज्य व्यवस्था होती है उसको उखाड़ फेंकने की बात होती है। अपने अधिकारों के लड़ने के साथ इसका स्वरूप एक संवैधानिक के साथ साथ असंवैधानिक भी हो जाता है। शोषित वर्ग का संघर्ष हिंसात्मक भी हो सकता है और अहिंसात्मक भी हो सकता है। यह हिंसा से बचता नहीं है या अहिंसा को ही अपनाता नहीं है, यह किसी भी रूप को अपना लेता है। इनका मानना है कि यह इस पर निर्भर करता है कि इनका दमन किस प्रकार किया जाता है। यदि दमन राज्य और धनी वर्ग द्वारा, हिंसक द्वारा किया जाता है तो यहां पर उनका विकल्प ये हिंसक रूप में अपनाते हैं। और अगर अहिंसक होता है, विकासात्मक होगा, तो इनका भी साधन अहिंसात्मक होगा। समझ लें कि यह हिंसात्मक रास्ता अपनाए जाने के खिलाफ नहीं है। यह अलग बात है, यह हमेशा हिंसात्मक साधन अपनाते हैं ऐसी बात नहीं है। ये भी विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अहिंसात्मक रूप भी अपनाते हैं। यह अलग बात है कि यह कटिबद्ध नहीं है कि हम हिंसा ही अपनाएंगे या अहिंसा ही अपनाएंगे, लेकिन हिंसा को पूर्णतः छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि हम अहिंसात्मक मार्ग पर चलेंगे। तात्पर्य यह है कि यह साध्य को देखते हैं, साधन को नहीं देखते हैं। यह अपनी मंजिल को देखते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, चाहे यह जैसे पहुंचे। और कहते हैं शोषित वर्ग के विरुद्ध राज्य प्रबल हिंसा नहीं करे, और अगर ऐसा करते हैं तो उसको वे उजागर करेंगे। और यहां पर फिर इस विधि की प्रतिकूलता के सामने करने के लिए कोई विकल्प इनके पास बचता ही नहीं है। मार्क्सवादी विचारों के अध्ययन के उपरांत आप यह समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद जिन सिद्धांतों को मानता है और उनका जो अध्ययन करता है, इस पर भी एक मत मार्क्सवादी विद्वानों के बीच नहीं है। और यहां पर इस पर भी बहस शुरू हुई है। मार्क्सवादी विद्वान खुद कहते हैं कि इतिहास ने, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हुए, उन्होंने भी खुद सब अल्टर्न का, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका वे लोग अध्ययन नहीं किए, उनको वे लोग भी उपेक्षित कर दिए। सब अल्टर्न स्टडीज ग्रुप ने कहा है कि इतिहास का नीचे से अध्ययन शुरू करते हैं हम, और वे कहते हैं जनसाधारण के इतिहास की तो उपेक्षा हुई है। कुछ लोग, बड़े लोग, सामंतवादी लोग की बात इतिहास में होती है, लेकिन जो सबाल्टर्न समझ गए, सबाल्टर्न जिसे समझा गया, जिसे हे समझा गया, शोषित जो हुए, उनका अध्ययन नहीं किया गया, उन पर फोकस नहीं किया गया। इसके लिए वे परंपरावादी मार्क्सवादी इतिहासकारों की खुद भी आलोचना करते हैं। और वे कहते हैं वे भी अभिजात वर्ग पर ही निर्भर हो गए थे, और ऐसा लगता है मानो उपाश्रित जो सबाल्टर्न होते हैं उनका कोई इतिहास ही नहीं है, और उपाश्रित वर्ग अपना कोई इतिहास ही नहीं बनाते। और आरोप लगाते हैं कि परंपरावादी मार्क्सवादी विद्वान ने सांस्कृतिक कारकों को गुप्त रूप से तो हानि पहुंचा दी है। वर्ग चेतना का एक रेखीय विकास का अवलोकन किया है गुहा ने। दूसरी ओर अन्य मार्क्सवादी विद्वान सबअल्टर्न स्टडीज के इतिहासकारों की प्राधान्यत्मक कारण जो है, जो संरचनात्मक कारण है, उसकी उपेक्षा किए जाने और चेतना को संरचनात्मक प्रतिवादों से स्वतंत्र रूप से देखे जाने की कड़ी आलोचना करते हैं, और कहते हैं कि वे तो हीगल के आदर्शवादी अनुयायियों के रूप में है। सामाजिक आंदोलन के प्राधार प्रकार्य दृष्टिकोण। प्राधार प्रकार्य दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग मार्क्सवादी आंदोलन से भिन्न परिस्थिति को देखते हैं। भिन्न परिस्थिति से तात्पर्य आप उदारवादी परिप्रेक्ष्य से लगा सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जहां क्रांतिकारी भावना के लिए होती है, वह
हिंसा अहिंसा कुछ नहीं देखती है। सामाजिक आंदोलन में वह साध्य को अपना विरोध समझता है और वहीं प्राधार प्रकार के अंतर्गत गैर मार्क्सवादी मत को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर इसके अंतर्गत गैर मार्क्सवादी विद्वानों के बीच के विचारों को देखें तो गैर मार्क्सवादी विद्वान भी यहाँ पर भिन्न भिन्न मत रखते हैं। यह समझ लें कि वे सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए परस्पर भिन्न विचार रखते हैं। उनकी धारणाएं आपस में एक मत नहीं होती है। कुछ विद्वान हैं, विलियम कॉर्नोसर, रॉबर्ट निस्पेट, एडवर्ड सील, इन लोगों ने, ये सब उदारवादी विद्वान कहलाते हैं। इन लोगों का मानना है कि जन आंदोलन उस जन समाजों का परिणाम है जो अतिवादी और लोकतंत्र विरोधी है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और अतिवादी हैं, उसी का परिणाम है कि जन आंदोलन होते हैं। ये लोग राजनीति में दिन प्रतिदिन की भागीदारी से जनसाधारण को बाहर रखे जाने का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह भागीदारी सरकार की कुशल कार्य संचालन में बाधा पहुंचाती है। वहीं कुछ भारतीय को देखें तो विदेशी, जब हम लोग विदेशी शासन के गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे, तो वहां पर आंदोलन की तरह तरह की रणनीति अपनाई जाती थी और इसके लिए आंदोलन किए जाते थे, सामाजिक बदलाव के लिए भी और राजनीतिक बदलाव के लिए भी। लेकिन वही लोग जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो जन आंदोलन के पक्ष में नहीं रहे, उनका विचार बदल गया। आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का नजरिया किस तरह चेंज हो जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि उदारवादी लोकतांत्रिक परिस्थिति होने के बावजूद यदि आंदोलन किया जाता है तो वहां पर लाठीचार्ज या भगदड़ की विचित्र स्थिति बचती है। कहने का मतलब जो चीज की आजादी के पहले नहीं थी उसे भी समर्थन नहीं मिल रहा है। और सभ्य समाज के लिए यह प्रवृत्ति खतरनाक और निष्क्रिय भी कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन पर किसी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगनी चाहिए। वहीं कुछ उदारवादी लोग ऐसे भी हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते ही नहीं हैं। और वे तो किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं? तो वे चाहते हैं कि सरकार और राजनीतिक संस्था तक में ही परिवर्तन सीमित होकर रह जाए, ज्यादा समाज तक वो परिवर्तन चेंज हो ही नहीं। वे परंपरागत मान्यता क्या मान सकते हैं या यथास्थिति के वाहक समझ सकते हैं कि वे यथास्थिति के समर्थक होते हैं सुधारात्मक दृष्टिकोण से। वहीं कुछ विद्वान क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। इसके बावजूद क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर होने के बावजूद वे यदि उसका विश्लेषण करें तो मार्क्सवादी विद्वानों से अलग राय रखते हैं। वे राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्कृति पर बल देते हैं और वे सामूहिक संघर्ष के सामाजिक एवं आर्थिक कारण की गहराई में नहीं जाते हैं। और कुछ में आंदोलन के लिए जो कारण होते हैं इसे भी लोग तरह तरह से देखते हैं। कुछ लोग अब व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विशेषता पर जोर देते हैं कि नेतृत्व के कारण ऐसा होता है, समय के कारण ऐसा होता है। वहीं कुछ लोग एलिट क्लास और सत्ता संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका कारण आर्थिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक कारण के कारण इस तरह की स्थिति होती है। सांस्कृतिक कारक के महत्व पर वे अधिक जोर देते हैं गैर मार्क्सवादी विद्वान। राजनीतिक विकास एक तरह से
लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरती है, वहीं यह भी सत्य है कि दिनों दिन अधिक से अधिक लोगों की आकांक्षाएं, आशाएं भी बढ़ती जाती है। और एक और लोगों की बढ़ती आशाएं, बढ़ती आकांक्षाएं, बढ़ती उम्मीदें, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संस्था एक सांचे में ढलकर एक निश्चित कार्य व्यवस्था तक में ही सिमट कर रह जाती है। फलतः दोनों के बीच, पब्लिक और राजनीतिक दोनों के बीच ये दरारें बढ़ती जाती है और हंटिंगटन के अनुसार यह बढ़ती दरारें जन लहर बनने लगती है। और जब ऐसा हो जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे वो अव्यवस्था बढ़ती है। वही रजनी कोठारी का मानना है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया है, यहां सीधी कार्यवाही अपरिहार्य है। और वहीं कभी कभी हताशा का वातावरण होता है, आम लोग हताश का अनुभव करते हैं और वे संवैधानिक संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। फलतः एक तरह का वर्गीकरण हो जाता है और संगठन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे शासक और शासित दोनों के बीच विवाद की अवस्था होती है और यह निरंतर जारी रहती है। एक समय तक यह दमित रहती है, लेकिन यह समय आने पर उभर जाती है, सामाजिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती है। और यही कारण है कि स्वशासन का आदर्श है, इससे दूर ही संसदीय सरकार की व्यवस्था जाती प्रतीत होती है। वहीं कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि जनविरोध की सरकार संसदीय स्वरूप तक में एक निश्चित प्रक्रियात्मक उपयोगिता होती है। लोग विरोध करते हैं और एक और विरोध तो दूसरी ओर प्रतिनिधि होते हैं, वो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनपुट फीडबैक का वातावरण बनता है, उसके ही आउटपुट से पुनः फीडबैक होता है। इन सब के बावजूद जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया जाता है। वहीं डेविड बेली का मानना है कि आशाएं, अपेक्षाएं तो लोगों को होती ही है, शिकायतें भी होगी, कुंठा भी होगा, लेकिन इन सब के निदान के लिए, इसके समाधान के लिए, चाहे वह मूर्त हो, अमूर्त हो, काल्पनिक हो, वास्तविक हो, इनके लिए संवैधानिक दृष्टि से कोई संस्थागत साधन नहीं मुहैया कराया गया है। इससे भी जन आंदोलन तीव्र होती है। हम लोग सामाजिक आंदोलन के गांधीवादी दृष्टिकोण को देखते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण, जैसा कि आप गांधी के संदर्भ में जब गांधी की बात आती है तो वे अहिंसा और सत्य के प्रतीक के रूप में हम लोगों के समक्ष उभरते हैं। और यहां पर गांधीवादी दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति थी, उस समय भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उन्होंने समाज से जोड़कर इसे आगे बढ़ाया। वे केवल राष्ट्रीय आंदोलन में ही सम्मिलित नहीं थे, बल्कि उनकी नीति, उनकी विचार, उनकी कार्यप्रणाली सामाजिक संदर्भ में भी दिखती थी और उनका प्रभाव सामाजिक वातावरण पर दिखता है। यह सही है कि सामाजिक कार्य प्रणाली अथवा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कोई स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन उनकी नीति, उनकी विचारधारा को देखें तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं
समाज के संदर्भ में वे ढेरों बात करते हैं, ऐसी बातें, ऐसी विचारें वे करते जो लोगों से जुड़ी हुई है, जो समाज से जुड़ी हुई है। और सामाजिक क्रांति उतनी ही आवश्यक है जितनी राष्ट्रीय आंदोलन आवश्यक थी। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी अन्य देशों की तरह औद्योगिक समाज के पक्षधर नहीं थे, और औद्योगिक क्रांति हो या आधुनिकता की बात हो, पश्चिमी देशों ने जिसे ग्रहण किया, जिस जीवन शैली को ग्रहण किया, जिस आर्थिक शैली को ग्रहण किया, स्वाभाविक उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, व्यक्ति पर पड़ेगा। गांधी जी उसके हिमायती नहीं थे, उसकी गांधी जी आलोचक थे, उसके विरोधी थे। और पूंजीवादी प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के भी वे खिलाफ थे। आज भी दुनिया पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है, और भारत खुद मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश पूंजीवादी दुनिया में अग्रसर है। लेकिन गांधी जी की नीति को देखें तो वे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नजर आते हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था में जब पूंजी की प्रधानता होती है, जिसके पास पूंजी होता है वो अधिक मुनाफा कमाता है, पूंजी का निवेश करता है, श्रम को पूंजी से खरीद लेता है, उसको मनमाफी कीमत पर फिर बाजार में बेचता है, उसको भंजाता है। और गांधी जी इन सब के खिलाफ थे। और गांधी जी के केंद्र में देखें तो गरीब से गरीब, असहाय से असहाय व्यक्ति भी उनके केंद्र में थे, उनके विचार के केंद्र में है। गांधी जी कहते हैं कि तुम उस कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी देखो जो तुमसे नीचे है, वे कैसे जीवन यापन करते हैं। गांधी जी हर एक लोग को साथ लेकर चलने के पक्षधर रहे हैं, और उस व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं होती है। गांधी जी कहते हैं समाज में विवाद होता है, और ये विवाद समुदाय के बीच होता है, परस्पर विरोधी आर्थिक वो सामाजिक हित के कारण नहीं होता। हमेशा इसका कारण आर्थिक होगा, ऐसी बातें नहीं है। परस्पर विरोधी सामाजिक हित के कारण। और यहां पर समझने वाली बात है, यह हित क्या होता है? तो यह हित समाज की भिन्न भिन्न समझ होती है, सबों की अपनी अपनी समझ होती है, और अच्छाई अथवा बुराई भिन्न भिन्न रूपों में लोग उसे ग्रहण करते हैं। किसी चीज को वो नैतिक मानेगा या अनैतिक, या आदर्श रूप में लोग उस अनुरूप करते हैं जो पहले से वो पूर्वाग्रह के रूप में जानते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारधारा के कारण ही किसी को नैतिक अथवा अनैतिक व्यक्ति मानते हैं। और अपने जीवन काल में गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और सिर्फ अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ही खिलाफ उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आपने को याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी। लड़ाई की शुरुआत अंग्रेजों भागो वहां से उस रूप में नहीं हुई थी, बल्कि जो प्रजातीय भेदभाव, जो नस्ली भेदभाव, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में, कि काले चमड़े वाले को टमटम पर नहीं बैठने दिया जाएगा, उसके लिए रेल इंजन अलग, रेल का बोगी अलग होगा। तो इसके लिए वो लड़े। सामाजिक संदर्भ यहां पर दिखता है, और अस्पृश्यता के विरुद्ध भी लड़े। गांधी जी अस्पृश्यता के, छुआछूत के सख्त खिलाफ रहे, और किसी भी नारी के प्रति जो भेदभाव किया जाता है
इसके भी खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो गांधी जी का संघर्ष का संदर्भ हम राष्ट्रीयता के साथ साथ सामाजिक रूप में भी देखते हैं। दो चीज होता है, एक साध्य एक साधन। साध्य में जहां पहुंचना है और साधन हम जिस का सहारा लेकर वहां पहुंचते हैं। और सामाजिक संदर्भ में जब विवाद निपटाने की बात आती है तो गांधी जी साधनों की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। और यह गांधी की मूल विचार धारा का केंद्रीय महत्व का विषय है, केंद्रीय महत्व की बातें हैं। गांधी जी हमेशा साधन को महत्व देते हैं, साधन को पवित्र मानते हैं कि साधन यदि मेरा अच्छा होगा तो मेरा साध्य भी अच्छा होगा। गांधी जी के अनुसार विवाद सुलझाने में साधनों का उतना ही महत्व है जितना कि साध्य का। साध्य का मतलब परिणाम का, हम जो चाह रहे हैं। और किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ पहुंचाने की बातें नहीं होनी चाहिए। न तो हिंसा मारपीट द्वारा होनी चाहिए, न गाली द्वारा होनी चाहिए, न उसको मानसिक कष्ट पहुंचना चाहिए। और इन्होंने अहिंसा का इसके लिए मार्ग अपनाया है, अहिंसा को समर्थन दिया है, अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं। और इस अहिंसा का दायरा काफी व्यापक हो जाता है और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के सख्त खिलाफ है गांधी। और गांधी जी को नजर में अगर हिंसा की बात देखें तो वे कहते हैं हिंसा गलत तो है ही, और हिंसा एक भूल है। हिंसा इंसान समाज में, इंसान की नजर में भूल होनी चाहिए, यह कदापि स्वीकार्य चीज नहीं है। और हिंसा से अन्याय को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हिंसा होगी तो उसका फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फिर कहीं भय का वातावरण बनेगा। और अगर फिर दमन जैसी कोई बात होती है तो फिर हिंसा होगी, प्रतिहिंसा होगी। और यदि हम हिंसा को अपनाएंगे तो उसके परिणाम हमेशा घातक होंगे, हमेशा भयावह होंगे, हमेशा गलत ही होंगे। और गांधी जी ने इस हिंसा के मार्ग के बजाय अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं। और साधन हमेशा उचित होनी चाहिए। वे कहते हैं कि अगर अनुचित साधन अपनाएंगे तो परिणाम भी मुझे अनुचित ही मिलेगा। और इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई साधन है तो वो बीज है और जो साध्य है वो वृक्ष है। अगर हम बीज जैसा बोएंगे तो ऐसा ही हमको परिणाम के रूप में वृक्ष दिखता है, मिलता है। तो जैसा साधन वैसा साध्य। और 1909 में उन्होंने लिखा है कि साधनों और साध्य के बीच वही अपरिहार्य संबंध है जो कि बीज और पेड़ से। आपने एक कहावत सुना होगा, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर हम बबूल का पेड़ रोपते हैं तो आम कैसे होगा। तो अगर हमें आम चाहिए तो हमें आम का बीज रोपना पड़ेगा। तो उसी तरह हमें अच्छा परिणाम चाहिए तो हमें अच्छा मार्ग अपनाना पड़ेगा, अच्छा साधन अपनाना पड़ेगा। और अच्छा साधन होगा तो मेरा परिणाम, मेरा अंत, मेरा फल भी अच्छा ही होगा, साध्य अच्छा ही होगा। गांधी जी अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं। और सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इस अहिंसा के मार्ग में प्रतिरोध की बात आप नहीं करते, ऐसी बातें नहीं है। गांधी जी प्रतिरोध की भी बात करते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि प्रतिरोध की आवश्यकता गांधी जी उनके संदर्भ में बताते हैं जो कि अन्याय के शिकार है, जो अन्याय के शिकार है और उससे बचने के लिए कष्ट भोगते हैं, तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए। और प्रतिरोध को गांधी जी ने तितिक्षा कहा है, तितिक्षा। और
3 बातें इसमें कही गई है कि प्रतिरोध कैसे करना है। इसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना है। तो क्या लेना है? तो इसकी विधि, तितिक्षा आप प्रतिरोध की विधि उन्होंने जो कहा है सत्याग्रह। सत्याग्रह अर्थात सत्य, सच, सत्यता पूर्वक क्या करना है? आग्रह करना है, अनुरोध करना है। सत्याग्रह दृढ़ रहकर सत्यता, सत्य रूप में उनसे आग्रह करना है। सत्याग्रह का मार्ग अपनाना है। और यहां पर एक विद्वान हुए बौद्धूराम, उन्होंने इस सत्याग्रह को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया है कि इसलिए कि एक और हमें कहते हैं कि अहिंसा अपनाना है, दूसरी रोज कहते हैं कि विरोध भी करना है, आग्रह भी करना है, प्रतिरोध का भी स्वरूप होगा और सत्य भी होगा, हिंसा भी नहीं होगा। तो इसे इन्होंने द्वंद्व की स्थिति कहा है कि गांधीवादी द्वंद्व, और सत्याग्रह को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया माना है जिसमें क्या होती है? तो अहिंसात्मक कार्रवाई होती है, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होती, अहिंसात्मक कार्रवाई होती है। एक प्रतिपक्ष होता है और एक सत्य खोजपरक संघर्ष में वर्तमान सत्ता से जुड़ती है। एक अधिक निष्पक्ष एवं सत्य परक संबंध की ओर हमें प्रवृत्त करती है। इस विरोध में, इस प्रतिकार में वे हर उस सत्ता का विरोध करते हैं जो कि अनुचित कार्य करता है, जो अनुचित कानून बनाता है, अनुचित कानून लागू करता है, जो दमनकर्ता के रूप में होता है। इसके लिए चाहे वो जमींदार हो या उच्च जाति के लोग हो, अगर वे गलत करते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं, उसके खिलाफ प्रतिकार की बात करते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं। यह अलग बात है कि उनका रास्ता सत्याग्रह का होगा, अहिंसा का होगा, हिंसा का नहीं होगा। वो जमींदार हो या ऊंची जाति के लोग हो या विदेशी शासक हो या कोई भी दमन करता हो, उसके वो खिलाफ करने की बात करते हैं। वे यदि अनुचित कानून का क्रियान्वयन करते हैं और यहां तक कि अनुचित कानून को तोड़ते हैं और वे दंड भी भोगते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह से शांतिपूर्ण प्रतिरोध करते हैं हम, लेकिन उद्देश्य उनका नुकसान पहुंचाना हमारा नहीं होता है, सिर्फ हम विरोध करते हैं और इसे शांतिपूर्ण प्रतिरोध कहा गया है। और इसी प्रतिरोध में गांधी जी की मान्यता है, उनका चिंतन है, उनका विश्वास है कि जो दमनकर्ता होते हैं उनकी आंखें खुलेगी और दमन के पीछे जो उनकी शत्रुता छिपी हुई है, जो अनैतिकता छिपी हुई है, वह समाप्त होगा और वे विरोधियों को आत्मसमर्पण करने हेतु धमकाने के बजाय यह देखने के लिए बाध्य होंगे कि क्या सही है, वे कितना गलत करेंगे। आपने सुना होगा ये कहानी, गांधी जी को एक थप्पड़ दिया था, दूसरा गाल आगे बढ़ा दिया। स्वाभाविक है उसके मन में, हृदय में, आत्मा में कहीं तो धिक्कार उत्पन्न होगा कि हम कितना गलत कर रहे हैं। एक इंसान होने के नाते इंसानियत तो होगी, तो जगेगी जरूर। गांधी जी की मान्यता ऐसी है और ऐसा होगा तो उनके मस्तिष्क में, मानस में बदलाव होगा और जब सोच बदलेगी, चिंतन बदलेगा तो कर्म भी बदलेगा और जब कर्म बदलेगा
तो फिर वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। फिर वो प्रतिरोधात्मक हिंसा, अहिंसा, प्रतिरोधात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण प्रतिरोध की जो संघर्ष हम करते हैं तो फिर उसका सुफल हमें मिलेगा। और यहां पर सत्याग्रह ने, आप देखे होंगे, सत्याग्रह ने एक बेहतर आयाम ले लिया है और गांधी जी से आध्यात्मिक संदर्भ में भी जोड़कर देखते हैं। गांधी जी व्यक्तिगत बलिदान के अनुकरणीय मूल्य की अपनी सीमा को माना है। और यह सीमा क्या है? तो जो सबसे अधिक प्रतिबद्ध विरोधी जन भी उस पीड़ा को आत्मसात कर सकते हैं और शासन रूपी अभिमान हो या कोई पूर्वाग्रह हो वह जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। और यह सत्याग्रह एक व्यवहार राजनीतिक हथियार बन रहा है और गांधी जी ने ऐसा महसूस किया था, उसे उन्होंने अपनाया, अमल में लाया। और वे कहते हैं कि मैं अपील करने में विश्वास नहीं रखता हूं। उन्होंने प्रतिद्वंदियों पर नैतिक दबाव बनाए जाने पर बल दिया है। गांधी जी ने नैतिक दृष्टि से दबाव अपने विरोधियों पर बनाने की बात कही है। यह सत्याग्रह की शक्ति कहां से आती है? तो गांधी जी कहते हैं इसकी आंतरिक शक्ति जो आती है, जो शासक होते हैं उनके सहयोग पर निर्भर करता है और उनके पास आज्ञा पालन का और विरोध का अधिकार होता है। हालांकि अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह विरोधियों के सामने सत्य को उजागर कर देगा और उनका दिल जीत लेगा। और दिल जब जीत लेगा तो फिर अपने मकसद में आंदोलन कामयाब हो जाएगा। और गांधी जी प्रायः सामरिक संबंध एवं नियोजित कार्यवाहियों में भी, जिनका की उद्देश्य शत्रुओं के संपरिवर्तन हेतु इतना नहीं था बल्कि लाभ मिलने की स्थिति में अपने हितों में जोखिम डालना था। और उन्होंने माना कि सत्याग्रह को उन लोगों के लिए एक यथार्थपरक विकल्प बना दिया जाए जो इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि ऐसा क्या है जो परिवर्तन ला सकता है, न कि इसमें कि अंतरात्मा क्या उचित सिद्ध करती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्याग्रह पद्धति, तो सत्याग्रह पद्धति को क्या है? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सत्याग्रह पद्धति को प्रायः निष्क्रिय विरोध कहा जाता है, पैसिव रेसिस्टेंस। विरोध करेंगे लेकिन वह निष्क्रिय होगा, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस। यहां पर निष्क्रिय विरोध और सत्याग्रह में गांधी जी ने अंतर बताया है। 1920 में वे कहते हैं कि ये दोनों पर्याय नहीं है, दोनों एक नहीं है। निष्क्रिय विरोध कौन अपनाएगा? तो आमतौर पर कमजोर लोगों द्वारा अपनाया जाता है, जो कि कमजोर होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो निष्क्रिय विरोध करते हैं, उससे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन गांधी जी इस निष्क्रिय विरोध को नहीं अपनाते, गांधी जी सत्याग्रह को अपनाते हैं। और सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं यह अहिंसा एवं उनके सिद्धांतों का आंदोलन है। अहिंसा पर यह टिका हुआ है और यह विरोधी पक्ष तक पहुंचने में निष्क्रिय विरोध वो सफल हो सकता है कि वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर सत्याग्रह है तो फिर यह वहां तक पहुंचेगा ही। हर परिस्थिति में सत्याग्रह सत्य का परिपालन करता है, लेकिन निष्क्रिय विरोध में सत्य का पालन नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि यह उससे भिन्न है। और सत्याग्रह जहां निष्क्रिय विरोध को वे
कमजोरों का अस्त्र मानते हैं, कमजोर का है, वो कमजोर आदमी कर सकता है, लेकिन सत्याग्रह सबल का अस्त्र है, जो मजबूत है, उनका अस्त्र है सत्याग्रह। और कोई भी अस्थिति हो या हिंसा को स्वीकार नहीं करता है। 3 बातें आती है। सत्याग्रह सबल का अस्त्र है जो मजबूत है। दूसरी बात है ये किसी भी स्थिति में हिंसा को स्वीकार नहीं करता, अहिंसा को अपनाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह सदा सत्य पर अडिग रहता है। सबल का अस्त्र है, अहिंसा पर आधारित है और सत्य पर आश्रित है, सत्य पर अडिग है। एक विद्वान हुए डेविड हार्डेमैन, उन्होंने गांधी जी के इस तरीके को संवादात्मक विरोध कहते हैं। गांधी जी के अनुसार विरोधी शत्रु नहीं होता, कि यदि वो विरोधी है तो जरूरी नहीं वो शत्रु ही होगा। और किसी विरोधी के प्रति दुर्भाव न रखना अथवा उससे नुकसान पहुंचाने की मंशा से उसे अथवा उसके संबंधी को, उस संबंधी कुछ कठोर शब्द कहना सत्याग्रह का उल्लंघन होता है। उसे न तो नुकसान पहुंचाना है और न ही किसी भी प्रकार का अपशब्द कहना है। ऐसा अपशब्द जो उससे अच्छा नहीं लगे। तो क्या करना है? तो उसे अनुनय करना है। अनुनय एवं बातचीत के माध्यम से शत्रु के हृदय एवं तर्कना को बदल दिए जाने में वे विश्वास रखते हैं गांधी जी। और गांधी जी जो विरोधी होते हैं उन पर दबाव डालने के लिए कोई अन्य तरीके का फैसला नहीं लेते हैं। यह अलग बात है कि इस गांधी बात की इस नीति को अपनाना सबों के बस की बात नहीं है। लोग जितने अधिक आक्रोशित हो जाते हैं, जितने अधिक असंवेदनशील हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वहां पर विरोधी के साथ ऐसा व्यवहार करना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। और यहां पर वो कहते हैं, वो जानते थे कई मामलों में तर्क किसी बहस में स्वयं नहीं जीतेगा। और यहां पर गांधी जी आत्म कष्टकारी दुख भोग जैसी बात करते हैं। ये क्या हुआ? तो जैसे उपवास करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, दुख सहते हैं, और ये प्रभावी हो सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दबाव की अक्सर जरूरत होती है, जो कि जन प्रदर्शन, असहयोग कर देने से इनकार या हड़ताल की स्थिति भी आती है। और इससे गांधी जी अपनाते हैं आवश्यकता अनुसार जन प्रदर्शन, असहयोग या कर देने से इनकार कर देना, टैक्स देने से, या हड़ताल जैसी स्थिति को भी गांधी जी स्वीकारते हैं। गांधी जी के दृष्टिकोण को देखें तो ये औपनिवेशिक शासन से तो लड़ाई लड़ ही रहे थे, सामाजिक परिस्थितियों की भी चुनौती दे रहे थे। आप देखते हैं कि जातीय एवं धार्मिक भेदभाव के खिलाफ ही ये भी गांधी जी लड़े हैं। वहीं श्रमिकों, किसान का शोषण के खिलाफ भी ये लड़े। चंपारण यदि आप जानते हो तो वहां भी श्रमिकों के शोषण के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और हम देखते हैं कि एक साथ कई प्रकार के प्रतिद्वंदियों के साथ इन्हें सामना करना पड़ा। और आजादी की लड़ाई के साथ साथ इतनी अधिक सामाजिक चुनौतियों को जूझने के लिए इस परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन करने की जिस संभावना को ये साकार रूप प्रदान कर रहे थे, वहां पर हिंसक वातावरण यदि बनता तो स्थिति काफी विद्रूप बनती। तो इसके लिए उन्होंने अहिंसक
साधन को भी अपनाया, अहिंसक साधन भी लोगों के सामने उपलब्ध कराया, उसके बारे में बताया कि साध्य के लिए हम साधन किस प्रकार अहिंसक रूप में हम अपना सकते हैं। और इतनी बड़ी विशाल चुनौती को ये लड़े, उससे उसका सामना किए। इन्होंने नैतिक पर अधिक बल दिया और राजनीतिक व्याख्याओं को उसके रूप में तलाशा। गांधी जी कहते हैं, राजनीति से कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता। यह तो सांप के कुंडली की तरह व्यक्ति में जकड़ा हुआ है व्यक्ति को। लेकिन वहीं पर यदि हम नीतिवान आचरण करें, नैतिकता को अपनाएं, तो यही राजनीति फिर खूबसूरत हो जाती है। गांधी जी सत्याग्रह के प्रति भी हमेशा सचेत रहे और कोई भी मुद्दा हो, सत्याग्रह के इर्द गिर्द हो, सत्याग्रह केंद्र में हो, गांधी जी इस पर बल देते रहे और किसी भी अभियान के दौर में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ अच्छी उनकी जो आदत थी, इस कारण प्रतिद्वंदी भी असहमति रखते थे, इसके बावजूद इनका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर पाते थे। नैतिक बल से इतने अधिक लेवरेज थे, ओतप्रोत थे कि लोग इनका विरोध नहीं कर सकते थे, इनकी नीति का विरोध नहीं किया जा सकता था। और व्यक्ति से संपर्क के साथ साथ संचार माध्यमों में भी पूर्ण उन्मुक्तता संबंधी उनकी नीति ने आम लोगों को उनके प्रति विश्वास को बढ़ावा दिया और किसी प्रकार की भेदभाव या अत्यंत गोपनीय संबंधी बातें को विरोधियों को भी एहसास नहीं होने दिया कि उनके साथ गलत हो रहा है। गांधी जी राजनीति सामाजिक व्यवस्था से न केवल लड़े बल्कि उस पर हद तक विजय भी पाए। संविधान निर्माण के बाद संविधान निर्माताओं ने हर संभव कोशिश की कि जिस सामाजिक संघर्ष से आजादी के पहले लड़े जा रहे थे, उससे छुटकारा मिले। और यह भी एक कारण रहा कि गांधी जी संविधान निर्माण सभा के भी सदस्य नहीं थे और किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा किसी पोस्ट को भी, किसी पद को भी ग्रहण नहीं किए। इसके बावजूद उनके विचार उनके अनुयायियों में थे, इस राष्ट्र की आबो हवा में थे, जिस कारण उनकी नीति को एक हद तक संविधान में भी स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया। अब हम लोग देखते हैं संसाधन संग्रहण सिद्धांत, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। यह जो है संसाधन संग्रहण सिद्धांत आंदोलन के लिए यह एक युक्तिपरक विकल्प प्रस्तुत करता है और यह अवधारणा इस बात पर केंद्रित है कि लोगों द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वे लक्ष्य द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। व्यक्ति लक्ष्य तय करते हैं और उसके बाद प्राथमिकता पूर्वक अपने काम करते हैं उस अनुरूप। और व्यक्ति जो वर्तमान में जो उस समय जो प्रतिबंध रहते हैं और जो वहां पर उन्हें जो विकल्प मिलता है, उसमें रहकर ही उनको काम करना पड़ता है। और कहने का मतलब कि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हैं। और हर लोग के लिए ऐसा नहीं है कि वे सब उन्हें
मिल ही जाते हैं जो वे चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उन्हें आपको मिल ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, जो उपलब्ध संभावना होते हैं उसी में से रहकर, उसी के भीतर रहकर जो बेहतर विकल्प हो उसको चुनना चाहिए। कहने का मतलब कि युक्तिपरक विकल्प हमें यह बताता है कि सबसे ज्यादा अच्छी युक्ति क्या रहेगी, सबसे ज्यादा उपाय, अच्छा उपाय क्या होगा, स्थिति विशेष के अनुरूप सर्वोत्तम आपके लिए क्या होगा। और इसी में से जो आपको अच्छा लगे, जो उत्तम लगे, जो सर्वोत्तम लगे, उसे आप विकल्प के रूप में चुनिए और उसके अनुरूप अपने काम के परिणाम की गणना करनी चाहिए। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं विकल्पों को चुनते हैं जो उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिस काम में उन्हें अधिक संतुष्टि होती है। और समझदार व्यक्ति उन्हीं काम को करना चाहते हैं, करते हैं। वहीं यह सिद्धांत यह भी कहता है कि जो वंचित वर्ग होते हैं उनके द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जब सामाजिक आंदोलन चलाते हैं तो वे ज्यादा समय तक नहीं चल पाते। इसका मूल कारण है कि वे आवेग और संवेग से परे होते हैं, अलग होते हैं। वे ज्यादा क्रांतिकारी भाव उत्पन्न ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। और यह भी समझ सकते हैं, ताकि नाम से ही स्पष्ट है, संसाधन संग्रहण सिद्धांत। तो यह सिद्धांत संसाधन की बात करता है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी सामाजिक आंदोलन सफल होगा या असफल होगा, यह जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है। और ये संसाधन ही लोगों को उसमें भागीदार बनाने के लिए और उसमें योगदान देने के लिए प्रेरित करने के बाद उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग किसी भी सामाजिक आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में इसीलिए भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें लाभ दिखाई पड़ता है कि इससे मुझे लाभ होता है, लाभ होगा। और सफलता भी आंदोलन के समूह एवं संगठन के अन्य प्राधार से जुड़ने में सक्षम होने पर निर्भर करती है। संसाधन संग्रहण सिद्धांत का पूरी तरीके से जो जोर रहता है वह रहता है कि आंदोलन को सरकारी नीति या कोई कानून में परिवर्तन हेतु मांग किए जाने में सफल बनाने वाली रणनीति पर होता था। और आप समझ सकते हैं कि यह सिद्धांत राजनीतिक कार्रवाई पर अथवा राजनीति के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता था, न कि समाज पर। वहीं विद्वान वे जेनकिंस एवं पैरो, उनका मानना है कि विरोध प्रदर्शन या कोई आंदोलन तभी रचा जाता है, तभी उठने की संभावना होती है जब उसमें संसाधन डाले जाते हैं। यदि संसाधन नहीं होगा तो आंदोलन अधिक देर तक नहीं टिका रह पाएगा। और यही कारण है कि कोई निर्बल या कोई वंचित समूह जब आंदोलन करते हैं तो वे ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाते हैं। और निर्बल या निर्धन समूह का आंदोलन तभी सफल होता है, तभी वो उभरता है जब कोई धनी हितकारी उनके संघर्ष में रुचि लेते हैं। कोई धनी लोग उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, संसाधन की पूर्ति करते हैं, तभी वो आंदोलन किसी न किसी रूप में सफल हो सकता है। कोई भी आंदोलन हो तो यदि उसमें संसाधन नहीं रहेगा तो फिर वह मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। और खेतिहर मजदूर के संदर्भ में यही होता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिके रह सकते हैं, क्योंकि वे तो अपनी पेट भरने के लिए ही लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, किसी तरह संघर्ष करते हैं। और जेनकिंसन एवं पैरो कहते हैं कि कोई भी संघर्ष तभी ठीक ढंग से चला है जब मध्य वर्गीय उदारवादियों ने उनके उद्देश्य का समर्थन करने का फैसला किया। दरअसल यह अगर 60 के दशक की बात करें तो उस समय जो आंदोलन हुए उसमें जो उदारवादी लोग थे, मध्य वर्गीय लोग थे, उन्होंने आंदोलन को नैतिक समर्थन तो दिया है, इसके साथ साथ धन से भी समर्थन किया, इसीलिए वो आंदोलन सफल भी हो सका, अन्यथा आंदोलन सफल भी नहीं होता। कहने का मतलब है
कि संसाधन संग्रहण सिद्धांत संसाधन पर निर्भर रहने की बात करता है और यह संसाधन आंदोलन के लिए आवश्यक है और यह संसाधन अमीर लोग ही व धनी लोग ही उसमें मुहैया कराते हैं, अन्यथा संसाधन के अभाव में आंदोलन ज्यादा देर तक ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। संसाधन संग्रहण सिद्धांत की मुख्य बातों को यदि देखें तो कहा जाता है कि जो उपांतिक वर्ग के अयुक्त विरोध होते हैं और यदि वो अतिवाद की ओर ज्यादा अभिमुख होने लगते हैं तो सामाजिक आंदोलन के पुरातन दृष्टिकोण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो जाता है और इसका उदाहरण साम्यवाद है, नाजीवाद है। और इसलिए यह अवैध और राजनीतिक अवैध है पर राजनीतिक नहीं होता है। सामाजिक आंदोलन का उदाहरण आप श्वेत नागरिक द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को भी समझ सकते हैं, पर्यावरणविद जो आंदोलन करते हैं उसको समझ सकते हैं और कोई व्यक्तिगत रूप से युक्तियुक्त प्रयास के रूप में देखता है। ऐसा इसलिए ताकि अन्य साधनों द्वारा राजनीति के अनुशीलन में संसाधनों को सुलभ करा सके। और हम समझ सकते हैं कि जो संसाधन संपन्न लोग होते हैं वे इसमें जो है अपनी ऊर्जा लगाते हैं और इसलिए यह वैध राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में भी होते हैं। आप देख सकते होंगे कि कभी कभी किसी आंदोलन को कोई विशेष धनी लोग समर्थन करते हैं और व्यावसायिक आयोजक के संदर्भ परिप्रेक्ष्य को फिर से उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे ग्रीन पीस आंदोलन देखे होंगे, सर्वक्षमा या भागीदार हेतु आयोजन एवं श्रेष्ठ प्रोत्साहन के माध्यम से सशक्त एवं प्रभावशाली आंदोलन को खड़ा करने के लिए मुख्य आरोही यानी कोई समस्या से मुकाबला। यह सिद्धांत आंदोलन के जो नेता होते हैं उसके कौशल पर जोर देते हैं और मानते हैं कि जब तक संसाधन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन उग्र नहीं हो सकता, अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। और यह संसाधन कई तरीके से हो सकते हैं, पेशेवर आर्थिक संसाधन या नैतिक प्रोत्साहन मिल सकता है या संचार माध्यम को सुलभ कराए। तो यह तकनीकी दृष्टि से आंदोलनकारियों के लिए यह लाभकारी स्थिति होती है। और यह भी समझ लें जो सफल आंदोलन के नेता होते हैं, जो नेतृत्व करता होते हैं, उनके पास संगठन बनाने की क्षमता होती है, विशेष उसमें रुचि होती है, विशेष अभिप्रेरणा होता है और यह उनकी विशेषता होती है कि वे लोगों को संगठित कर देते हैं और अपने उद्देश्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अनुयायी को अपने अनुरूप व्यवहार करने के लिए तैयार कर लेते हैं, अपने लक्ष्य में उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। विद्वान हुए राजेंद्र सिंह, इन्होंने संसाधन संग्रहण सिद्धांत सामाजिक आंदोलन के संसाधन संग्रहण सिद्धांत की धारणाओं को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक कार्रवाई के विवाद प्रतिमान के रूप में समझा जाना चाहिए और संस्थागत एवं गैर संस्थागत सामूहिक कार्रवाइयों के बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है। आंदोलन तो वही एक ही है, चाहे वो संस्थागत रहे अथवा गैर संस्थागत रहे। और संस्थागत या गैर संस्थागत सामूहिक कार्रवाई में जो सांस्थानिकृत होते हैं, जो सत्ता संबंध की प्रणाली में विवाद होते हैं, वह तो हित विवाद होते ही हैं। और सामाजिक आंदोलन में जो प्रतिस्पर्धी समूह होते हैं उनके द्वारा हितों का युक्तिपरक अनुशीलन शामिल होता है और सत्ता के सभी संबंध में लक्ष्य एवं शिकायत होती है, विवाद एवं संघर्ष होता है या स्वाभाविक रूप से होता है सामाजिक आंदोलन में। और सामाजिक आंदोलन का गठन इसी कारण साधनों संगठन एवं सामूहिक कार्रवाई के लिए अवसर द्वारा निर्धारित होता है। और यह भी समझ लें कि सामूहिक कार्रवाई सफलता और प्रभाविता को भौतिक लाभ अथवा अभिकर्ता को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिए जाने के लिहाज से समझा जाता है। और यह भी कि जैसा कि जैकिंसन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में आदमियों की सुलभता से बृहद स्तरीय उन्नत संचार तकनीकों का प्रयोग, दफ्तरशाही ढंग का संगठन तथा उपयोगवादी प्रेरणा एवं पहल
कार्यां भी शामिल होती है। अब हम लोग सापेक्ष अभाव सिद्धांत की बात करते हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। तो यह अमेरिकी विद्वानों द्वारा यह सिद्धांत रची गई है। गर इसके प्रमुख विद्वान रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सापेक्ष अभाव सिद्धांत जो है, तो एक इसमें मूल्य अपेक्षा की बात होती है। पर्यावरण की प्रत्यक्ष मूल्य क्षमताओं के बीच जो उनकी विसंगति होती है उसका जिक्र इसमें किया गया है। और ये मूल्य अपेक्षा क्या है, तो मूल्य अपेक्षा जीवन के लिए वैसी शर्तें हैं, वैसा हित है जिनके लिए लोग यह मानते हैं कि वे न्यायसंगत रूप से वही उसके लिए पात्र हैं। और मूल्य क्षमता की बात आती है इसमें, और यह मूल्य क्षमता सामाजिक एवं भौतिक परिवेश में ही आपको देखने को मिलते हैं। और विद्वान जो है गर लिखते हैं कि हताशा, आक्रमण तथा संबंध धमकी, आक्रमण, युक्तियां, सापेक्ष अभाव तथा सामूहिक हिंसा हेतु संभावना के बीच आधारभूत प्रेरणाप्रद संबंध प्रदान करती है। गर सापेक्ष अभाव में 3 अन्य बातों को जोड़ते हुए कहते हैं नामता, कर्कशता, मूल्य अभाव और विवाद। 3 बातों का जिक्र किया है, नामता, कर्कशता, मूल्य अभाव और विवाद। और इसमें मूल्य अभाव की यदि हम बात करें तो मूल्य अभाव क्या है, मूल्य अवसर हेतु अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इसके भी 3 प्रतिमान माने जाते हैं। मूल्य अपेक्षा एवं मूल्य क्षमताओं के विभेदीकरण का प्रभाव सापेक्ष अभाव किस प्रकार पड़ता है, यह भासमान पर अथवा अभाव प्रतिमान उस स्थिति का ही वर्णन करता है। ये ह्रासमान स्थिति क्या होती है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ह्रासमान स्थिति में यह एक प्रतिमान का वर्णन करता है जिसमें कि अपेक्षा तो अस्थिर रहती है, अपेक्षा तो अस्थिर रहती, क्या अपेक्षा है, और वहीं क्षमताएं व्यक्ति का गिर जाएगा। आप सोच सकते हैं, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा ये चीज होना चाहिए, लेकिन हमारे में क्षमता का ह्रास हो जाता है, गिर जाता है। और महत्वाकांक्षाएं इस प्रतिमान में, अगर महत्वाकांक्षा को देखें तो महत्वाकांक्षा प्रतिमान में क्षमता है वही रहती है, क्षमता वही रहती है और आशाएं बढ़ जाती है। और अंतिम प्रतिमान जे वक्र अथवा उत्तरोत्तर अभाव जो है प्रतिमान उन दशाओं में सटीक बैठता है। क्यों कि पहले अपेक्षा एवं क्षमताएं साथ साथ बढ़ती है, परंतु क्षमताएं बढ़ना बंद हो जाती है अथवा वे गिरने लगती है, जबकि अपेक्षाएं बढ़ने लगती है। आपने ऐसा कई एक आंदोलन में देखा होगा कि अपेक्षाओं के साथ उसकी शुरुआत होती है लेकिन उसकी क्षमता घट जाती है, तो फिर वहां पर उसी के अनुरूप उसका फलाफल, उसका जो है परिणाम आप देखते हैं। जो लोग अभाव का अनुभव करते हैं और हमेशा हताशा महसूस करते हैं, वे क्या होते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। और अभावग्रस्त व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या रखने लगते हैं, विशेष करके वैसे लोगों से जिनके पास की अधिक संपत्ति है, अधिक क्षमता है, उनसे वे ईर्ष्या रखने लगते हैं और कभी कभी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने लगते हैं, विद्रोह कर देते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, कई बार सुना होगा कि जो अभावग्रस्त व्यक्ति हैं वे साधन संपन्न लोगों के प्रतिकार कर बैठते हैं। कारण चाहे जो हो, एक कारण यह है कि अभाव है तो वे संपन्न से स्वतः दुश्मनी कर बैठते हैं। और गर यहां पर कहते हैं कि अभाव मूल रूप से मनोवैज्ञानिक होता है, भौतिक से ज्यादा यह मनोवैज्ञानिक होता है। और इस कारण क्या होता है, वह सामाजिक आर्थिक प्राधार को नहीं लेते। अभाव का स्रोत सामाजिक होता है, वे उसको नहीं समझते हैं, वे सिर्फ ये समझते हैं कि मेरे पास नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आपने जितनी भी पढ़ाई की, आपको जो भी परीक्षा में अंक प्राप्त होता है, और यदि आपको आपकी पढ़ाई के बाद आपका रिजल्ट शून्य आता है, अब कितना पढ़ाई की ये अलग बात है, और किसी को 100 आता है, तो वहां पर जिसे शून्य आता है
वह 100 वाले से के खिलाफ विद्रोह कर बैठता है। उसे लगता है कि मेरा कारण यही है, जबकि गर के अनुसार इसका कारण सामाजिक है, यानी कि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, आपको अवसर नहीं मिला, नहीं तो आप भी उतना नंबर ला सकते थे। तो यही चीज है, यही चीज सामाजिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में भी होता है। सापेक्ष अभाव का सिद्धांत यही है, अपेक्षा है लेकिन अभाव है, और अभाव का स्रोत क्या है यह लोग नहीं देखते हैं, और इसका कारण गर सामाजिक आर्थिक रूप में देखते हैं। और अभाव संबंधी इस प्रकार का अर्थ किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तक ही अगर परिसीमित हो तो वह अपराध कहलाने लगता है, अपराध की ओर वो प्रवृत्त हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ऐसा इसी के कारण हुआ, तो फिर आपराधिक स्वरूप भी ग्रहण कर लेता है। और कभी कभी यह सार्वजनिक स्वरूप में हो जाता है। क्षेत्रीयगत आधार पर आप देखते हैं, समुदाय के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर जाति का स्तर पर यह चीज देखने को मिलता है। जब यह चीज सामूहिक कार्रवाई का रूप ले लेता है और वह सामाजिक व्यवस्था हेतु विचारधारा के साथ नहीं चलता है, तो वह एक विरोध अथवा विद्रोह ही रहता है, और शायद वह आंदोलन का रूप, सामाजिक आंदोलन का रूप नहीं ले पाता है, उसे मान्यता नहीं मिल पाती है। ये परिवर्तन की चल रही प्रक्रियाओं की बजाय अस्थायी विकार के रूप में बन जाता है। ये विकार भी कुछ दिन की रहता है, फिर यह समाप्त हो जाता है, और सापेक्ष अभाव विरोध आंदोलन के लिए एक आवश्यक परंतु एक अपर्याप्त दशा है। जैसा कि एक विद्वान है MS राव, उनका कहना है कि भागीदारों की ओर से बोध एवं प्रकटन का एक पर्याप्त स्तर आवश्यक है, और वे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं तथा अभावग्रस्त लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के बीच अंतर को देखने और समझने में सक्षम होनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी कर दिखाना चाहिए कि इस विषय में कुछ करना संभव है। तो यह उस पर निर्भर करता है, वह अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर कुछ कर भी सकता है, तो वो करना चाहे तो।